कानूनगो साहब कहाँ बैठेंगे वो कोई बाद नहीं तय होता, ये सारी बातें पहले तय हो जाती। इसी तरीके से जब लूरी वन प्रोजेक्ट का नक्शा बनना था, उसकी जो डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई, उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितना डैम होगा, क्या, ये बहुत दुर्भाग्य रहा। अंग्रेज चले गए, हम अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून अधिग्रहण का जो 1894 में बनाया, 1857 में तो पहला विद्रोह हो गया था देश के अंदर। विद्रोह तो नहीं कहते, उस मुल्क से निकालने की, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। उसको दुर्भाग्य था, उसका विचार ज्यादा मजबूत था, हम पिछड़े हुए विचार के थे, आधुनिक उसके पास हथियार थे, हमारे पास उस प्रकार के हथियार नहीं थे, उस प्रकार की फौजें नहीं थी जिसका मुकाबला किया जा सकता था। तो 1857 का वो जो संघर्ष है वो सफल नहीं हो पाया, और 1894 में अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए, अपनी पकड़ देश में मजबूत करने के लिए जमीन के अधिग्रहण का कानून बनाया। क्यों? उन दिनों में सबसे अधिक रेवेन्यू आपका जमीन से आया करता था, और इसलिए भूमि के अधिग्रहण करने का 1894 का जो कानून बना, हम 47 में आजाद हो गए, लेकिन 1894 का कानून चलता है। किसान ने विरोध किया, कहा अब हम आजाद भारत के हैं, इस कानून को समाप्त करो। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ा, समूचे किसान आंदोलन ने, अलग अलग जत्थेबंदियों ने अलग अलग धाराएं जो किसान की थी, इस मांग को उठाते रहे, लेकिन अल्टीमेटली आखिर ये कानून सिर्फ ये 2013 में 1894 को कानून को समाप्त किया, और 2013 में बड़ी मुश्किल से ये अधिग्रहण का कानून बनाया गया। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो आप जानते हैं कि कोरोना के समय किस तरीके से मोदी सरकार ने आज बिल पेश किया और कल को कानून बना दिया। वो जो 3 कृषि कानून की जो जिक्र किसान करते हैं, जिसके लिए 1 साल से अधिक वो टिकरी बॉर्डर है ना, शिंगू बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे रहे, 735 से अधिक शहीद हो गए उस 3 कानून को समाप्त करने के लिए। लेकिन जो 2013 में कानून हमने बनाया, उसका बिल पार्लियामेंट में पेश किया 2007 में, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 में बड़ी मुश्किल से वो कानून बना 2013। क्यों मैं इसका जिक्र कर रहा हूं? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये जो धोखाधड़ी, आज चाहे समात्रा का किसान है, चाहे वो भुट्टी का किसान है, चाहे वो 16 पंचायत है, जहां जहां इससे प्रभावित हुए हैं, चाहे वहां के किसान हैं, ये धोखाधड़ी सिर्फ अब नहीं हो रही है। जिस दिन फैसला हुआ ये क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट बना, हरपाल जी बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, वो जो भूमि को अधिग्रहण करने के लिए जो 2013 का कानून बोलता है, ऐसे ही भूमि अब अधिग्रहण की जा सकती है।
आप पहले कर सकते थे, 1894 के कानून में कर सकते थे, लेकिन 2013 के कानून में भूमि का अधिग्रहण ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए वो पंचायत में गए, काफी सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, क्या क्या नुकसान होंगे और क्या क्या हम उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए करेंगे, वो सारा पहले बन गया। लेकिन दुख क्या है, इतना भी नहीं किया। इतना भी किया होता तो शायद यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, ना रजीव को आने की जरूरत पड़ती, जो हमारे पंचायत के प्रधान है, ना काकू को आने की जरूरत है, ना आपको आने की जरूरत पड़ती। कोई शौकीन आ रहे हैं यहाँ पर, हम शौकीन नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, हम इसीलिए आ रहे हैं। आप जाए आज, एक बता दे कोई ऐसा जो गुनोर से नीचे संभव है। मैं ऊपर नहीं, वहां चेक नहीं किया था देश वगैरह में मैंने, लेकिन जाए इक्का दुक्का क्रम से, इक्का दुक्का प्रधान से है। पेड़ पर पेड़, रंग पर रंग, खेत पर खेत, सारे खाली है। हमारा परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। ये जो दफ्तर में बैठने वाले हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे आपके जो ये रेवेन्यू विभाग है या पुलिस के है, हर महीने के अंत में तनख्वाह मिल जाती है। डीए मिल जाता है, लेकिन किसान का डीए, उसका बोनस, उसकी तनख्वाह, उसका खेत में फसल लगेगा, वही उसकी तनख्वाह। एक साल हो बर्दाश्त हो जाएगा, साल भर साल। आप पीछे से देख लीजिए, आप बताएं पिछले साल की फसल, 2020 की फसल, 2019 की फसल लगी, खाली खेत के खाली खेत। और कारण क्या है, हम तो कह रहे हैं ये साइंटिफिक है, इसका कलन किया जा सकता है। और उसका कारण ये है कि जो वो धूल प्रोजेक्ट से उठती है, और ये दुर्भाग्य है कि जब ये वायु में लो प्रेशर आता है, वो और धूल लगने का टाइम एक निकलता है। लो प्रेशर क्यों होता है? लो प्रेशर होने का कारण है, जैसे गर्मी शुरू होगी, ये लो प्रेशर ये वायु में होता है और हवाएं ये तेज हो जाती। इस साल खुद मैंने एक्सपीरियंस किया, जब हमने 13 तारीख की रैली की, तो 13 तारीख की रैली से पहले 3 दिन ऐसे गए जब ये तूफान आए, तेज रफ्तार की हवाएं आई, और वही मुझे शक हो गया। मैं कहा ये जो धूल उठी है, ये एक भी सेटिंग नहीं हुई, और हुआ भी वैसे। आज एक भी खेत में कोई सेटिंग नहीं हुई। हाँ, वो 3 दिन के तूफान के बाद जहां पर वो सेटिंग हुई हो, पहले या बाद, वहां होगी, लेकिन मेजर सेटिंग उन 3 दिनों में हुई, और वो आपका एक भी फूल सक्सीड नहीं हुआ। ये है ट्रेजेडी, ये है वो दुख, ये है वो जो पीड़ा है। और इसलिए मैं अपनी बात को विस्तार में आज क्यों रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं, आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को उठाओ। ये हरपाल जी बोल रहे थे, गांव आए, इन्होंने अपने तजर्बे आपसे साझे किए, शेयर किए। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि टोटल डंपिंग
इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक गहरा खर्च से बिल्कुल तक भूमि का अधिग्रहण होना था, लेकिन क्यों नहीं हुआ भूमि का अधिग्रहण? ये जय गोपाल जी, मैं आपको बहस के करता हूँ ना, मैं भी मीटिंग है, क्यों नहीं आया होगा मैं उसको बोलता हूँ। वो क्यों नहीं हुआ अधिग्रहण? उसका अधिग्रहण इसलिए नहीं हुआ कि जो नौले का जमीन का रेट था वो इस प्रकार का था जिसको शत्रुघ्न विद्युत निगम देना नहीं था। इसमें जमीन के रेट तय करने के लिए क्या तरीका है? यहां पर जमीन को तय करने का जो 2013 का कानून है, जमीन का रेट तय करने का कहा उसने कि मार्केट वैल्यू के आधार पर जमीन का रेट तय होता है। मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू है वो सालाना औसत नहीं होता, 3 सालाना औसत नहीं होता, वो रेट नहीं है जो सर्कल रेट होता है। वो क्या होता है? वो है जो बाजारी दाम है। अब बाजारी दाम को कैसे मैं समझाऊं? सेब हमारा बिकता है नारकंडा के अंदर, सेब हिंदवेज भी ले जाता है, HPMC भी खरीदता है, और वो अलग अलग दाम मिलते हैं। ये मार्केट वैल्यू, ये नहीं है मार्केट वैल्यू। सेब का क्या है? वो है जो मॉल में सेब देखेगा, मॉल जो 300 रुपया किलो होता है, 350 रुपए। चले जाओ उसके बाद से वो तहसीलदार वेट कर रहा, तेरी चले जाओ, वो तहसीलदार वेट कर रहा आपकी, आप चले जाओ। हाँ, तो वो तो बोल रहा बंदा आया नहीं है, तो बोलना था ना कि मैं हूँ, जाकर बोल उसको, है ना। तो वो तो बोल रहा है कि नहीं मिले आप यार, उसको पता ही लगा कि कौन है ना। चलो ठीक। तो मार्केट वैल्यू वो, अब ये मार्केट वैल्यू सिर्फ जमीन का नहीं है, ये ख्याल करेगा। मार्केट वैल्यू जमीन, और उसके बाद जो जमीन में संपत्ति होगी। अभी संपत्ति क्या है? अगर किसी की जमीन के नीचे रेत है वो संपत्ति, किसी की जमीन में पेड़ है वो संपत्ति, जमीन में मकान है वो संपत्ति है। ये सारी संपत्ति, और इसका भी मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन नहीं देना था उसने, क्या साजिश की? जिनको आज ठेके मिले हैं ना, वहां उनके साथ अंडर हैंड डील हुई। कैसी अंडर हैंड डील हुई? बोला ठेके तुमको मिलेंगे, तुम डंपिंग के लिए जगह ढूंढो, और डंपिंग के लिए जगह कहां ढूंढी गई? नगर। कर पाए? लोगों ने विरोध कर दिया आज। अब कहां हो रही है डंपिंग? लोकली, वहां भी लोग अब विरोध कर रहे हैं। सिर्फ
जिन जिन की भूमि आपकी भैरागढ़ से विट्ठल में लगनी थी, उसका मुआवजा ना देने के लिए ये सारा काम किया। पहली बेइंसाफी वो की लोगों के साथ। अगर तो 1 साल का बात थी तो चलो हम समझ लेते। 10 साल पहले इंतजार किया, 10 साल कि आप इस जमीन को नहीं दे सकते। ये सतलुज जल विद्युत निगम ने सर्वे कर लिए, ये क्या कहते हैं, ये पुष्टि हो गई। 10 साल में कई कंपनियां आई, कई सीएस स्टोर आए, वो जमीन ढूंढ रहे थे, लेकिन आपके भैरा से लेकर विट्ठल तक उन जमीनों का सौदा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सतलुज जल विद्युत निगम ने अधिग्रहण करने के लिए पहले ही वो कार्रवाई शुरू कर। ऑब्जेक्शन मांग लिए किसान से कि ऑब्जेक्शन दो, कि क्या क्या ऑब्जेक्शन है आपके। ये हो गया। और जब खरीद फरोख्त की ये उसका अधिग्रहण की बारी आई और दाम देने की बारी आई तो मुकर गए। ये पहला धोखा था। वाली वाले बेचारे हाईकोर्ट में गए। वो पता है कोर्टों का काम आसान है। नोट लिए नोट जो ठीक तर्क ले वकील, ये हर किसी का काम बस की बात होगी नहीं, सफल हो। उनको उस समय भी हमने समझाया कि ये आंदोलन के जरिए राह को बदला जा सकता है, दिशा बदली जा सकती है। लेकिन आपको पता है अलग अलग समझ के लोग होते हैं, अलग अलग राय देने वाले लोग होते हैं, मिल जाते हैं और लोग आसान तरीका ढूंढते हैं। किसने ये मुश्किल तरीका लेना है। और एक मैं आपको बता दूं, गलती नहीं करना। कहा जरूर गया है, आप इतनी गंभीरता से सबको ले रहे हैं, मैं कह नहीं सकता। मैं अकेले कोरोना के टाइम बैठे, उन दिनों में कोई निकल नहीं सकता था बाहर। और बैठने का कारण क्या था? बैठने का कारण ये था कि महीने बाद जो लॉकआउट लगा और जो शिमला शहर के अंदर जो मजदूरी करने वाले लोग थे, जो दिन को काम करेंगे और शाम को उनका चूल्हा जलेगा, एक मुट्ठी अन्न का नहीं बचा था उनकी देरों में। और जिस तरीके से एएसआई साहब यहाँ पर अपनी वर्दी की ताकत दिखा रहे थे, तो उसी तरीके की ताकत डिप्टी कमिश्नर उसी तरह दिखा रहा था। मेरा जूनियर था विश्वविद्यालय, और उसको कहते रहे कि चल आगे, नारे लगाता था। लेकिन जब डीसी का वो हुजूर चढ़ गया और उसकी मुख्य जिम्मेवारी थी कोरोना के समय इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राशन पहुंचे, तो जब मैंने उसको जिक्र किया, मैंने कहा कश्यप साहब, मुझे ऐसी ऐसी सूचना मिली है, राशन लोगों का, मजदूरों का खत्म है। मेहरबानी कर बोला तुझे हमेशा पंगे लेने का। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। बोला हमने इतना राशन दे दिया है जो तुम यकीन नहीं कर सकते। मैंने फिर दोबारा इंक्वायर किया कि है राशन की नहीं है। डिप्टी कमिश्नर महोदय से बोल रहे हैं। तो जिससे मेरी बात हुई
हमने बोला जन मर्जी आओ, चेक करो, अगर एक मुट्ठी से भी ज्यादा मिल जाएगा तो हम कभी भी इस काम को नहीं करेंगे और देश को छोड़ के चले जाएंगे। हुआ वो जब हम गए, एक डेरा नहीं, डेरे पर डेरा सारे ये हाल हो गए कि कब अब आत्महत्या करनी पड़ी हम कहेंगे, जिससे प्रशासन और प्रशासन के तंत्र जो उसके दायित्व और उसकी जिम्मेवारी उसको निभानी है। अकेले कहाँ से अनाउंस हो गया, आपने मुझे बुलाया, मैं संबोधन करता हूँ, आप बैठे ना बैठे।